भाई एक बार तो क्विक रिकॉल करा देता हूँ, हमने क्या क्या चीजें कर ली हैं, हमें क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। भाई आपको मेन एक तो मैंने बताया था, एनर्जी का कॉन्सेप्ट याद रखना है, जिसपे आप मेनली क्वेश्चंस करेंगे कि यार हमारे पास अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो एक होगी उसके पास काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला के जेड ई स्क्वेयर बाय 2r। तो इससे हमने ये कंक्लूड कर लिया था कि काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। गुड इवनिंग मुस्कान, गुड इवनिंग। दूसरा हमने फिर किया पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस के जेड ई स्क्वेयर बाय आर। तो इससे हमारे पास कंक्लूजन आया था कि पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, और नेगेटिव साइन इधर इंडिकेट कर रहा है एक तरीके से बाइंडिंग। टोटल एनर्जी इन दोनों को ऐड कर दिया था, टोटल एनर्जी आई थी माइनस के जेड ई स्क्वेयर बाय 2r। तो मतलब हमारा जो टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। इसलिए मैंने कहा कि जैसे जैसे हम ऑर्बिट में ऊपर जाते जाएंगे तो हमारे पास जो एनर्जीज हैं वो इंक्रीज होती जाएगी। और मैंने आपको ये एनर्जी बोला भी था कि भैया इसकी वैल्यूज याद रखना। तो जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होती है, फर्स्ट ऑर्बिट में -13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, सेकेंड ऑर्बिट में -3.4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, थर्ड ऑर्बिट में -1.51 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, और फोर्थ ऑर्बिट में -0.85 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, फिफ्थ में -0.54। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो ये तो ऑर्बिट्स की एनर्जीज हो गई। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि भाई वेलोसिटी, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं फर्स्ट ऑर्बिट में तो उसका फॉर्मूला हमेशा c डिवाइडेड बाय 137, जहां पे c स्पीड ऑफ लाइट है। लेकिन अगर मैं किसी और ऑर्बिट की बात करूं और किसी और एलिमेंट की बात करूं तो हमारे पास जो वेलोसिटी थी वो किसके प्रोपोर्शनल थी और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी? क्या velocity is directly proportional to z by n। भैया कुछ याद आया? यस सर। भाई आपको तो मेरे को लग ही नहीं रहा कि आपको कुछ रिवाइज्ड है। वेलोसिटी का मैंने बताया था रेडियस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल। एनर्जी किस पे डिपेंडेबल है, और हमारे पास वो रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी। जैसे अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो मैंने आपको बताया था एनर्जी इज माइनस जेड स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर। भैया चीजें याद आ गई हैं? यस सर। डन। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था अपना एक फॉर्मूला, एंगुलर वेव नंबर का फॉर्मूला, कि जब भी हमारा कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करेगा, भैया जैसे ये हमारे पास कुछ ऑर्बिट्स हैं, मैंने कहा अगर हमारा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट की तरफ ट्रांजिट कर रहा है तो ये एक्साइटेड स्टेट की तरफ तभी ट्रांजिट करेगा जब ये कुछ ना कुछ एनर्जी क्या कर लेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ही ये एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है। लेकिन जब ये वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा तो उसको ये एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, रिलीज करनी पड़ेगी। और ये एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज करेगा ये? रेडिएशन। रेडिएशन, बिल्कुल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। तो जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही है इसकी वेवलेंथ या इसकी फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर कुछ भी कह लो, हमें वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी कंडीशन से हमें ये पता चल गया था कि एक्साइटेड स्टेट वाले को हमेशा E2 लेंगे, ग्राउंड स्टेट वाली एनर्जी को हमेशा E1 लेंगे। तो h न्यू इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1, जहां पे न्यू हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। और अगर मैं 1 बाय वेवलेंथ विच इज इक्वल्स टू एंगुलर वेव नंबर, अगर मैं ये कैलकुलेट करना चाहूं, सॉरी वेव नंबर, तो इसका फॉर्मूला था आर जेड स्क्वेयर। सिंस हमारी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, n1 स्क्वेयर डिवाइड माइनस 1 बाय n2 का स्क्वेयर। अब n1 n2, हमारा n1 होगा ग्राउंड स्टेट का नंबर, n2 होगा एक्साइटेड स्टेट के ऑर्बिट का नंबर। इसी के बेसिस पे हमें जैसे सीरीज मिल गई थी, कौन कौन सी सीरीज मिली थी? सबसे पहली लेमन सीरीज। लेमन सीरीज। भाई वेरी गुड। लेमन सीरीज कौन से रीजन में लाई करती है? अल्ट्रा वायलेट रीजन
इसके लिए n1 की वैल्यू 1 थी और n2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 से ग्रेटर। बिल्कुल। Yes, sir. दूसरी सीरीज हमारे पास थी बेलमर सीरीज। Balmer series. ये लाई करती है विजिबल रीजन के अंदर। इसके लिए n2 की वैल्यू 2 थी, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, n1 की वैल्यू 2 थी और n2 की वैल्यू जो है वो भैया हमारी 2 से ग्रेटर होनी चाहिए। चेक करो चीजें यहाँ तक क्लियर है। Yes, Yes. sir. Yes. ऐसे ही मैं सारी सीरीज नहीं लिखवा रहा हूँ, बस लास्ट नेक्स्ट सीरीज लिखवा रहा हूँ। लेमन, बेलमर और थर्ड सीरीज कौन सी थी हमारे पास? Passion. पैशन सीरीज। तो इसके अंदर बस ये अब जो इतनी भी आगे की सीरीज होंगी ये सारी की सारी इंफ्रारेड रीजन में लाई करेगी। इसके लिए n1 की वैल्यू होगी 3 और n2 की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 3। Greater than 3. बिल्कुल। फिर पैशन के बाद आ गया था ब्रैकेट डन पी फॉर्म सीरीज, वहां पे हमारा किस्सा खत्म। तो चेक करके देख लो यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, ये सब एक क्विक रिकॉल करा दिया है मैंने इसका। Yes, sir. Clear. Yes, sir. Done. तो चलो आओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भैया, देखो इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन यूजुअली आते हैं। बढ़िया। एक, दो, तीन, चार। भैया पहले पूरा क्वेश्चन ड्रॉ करने दें, उसके बाद देख लेना। ये एक, देन दिस इज सेकंड, देन दिस इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड दिस इज सिक्स्थ। टोटल अगर आप देखो इधर मैंने 6 ट्रांजिशन ड्रॉ करे हैं। 6 ट्रांजिशन। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट, फिर ये सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट और ये फोर्थ ऑर्बिट। क्वेश्चन में एनर्जीज दे रखी हैं तो बाकी आपको जैसे मैंने बोला याद भी होनी चाहिए। अगर बाई चांस क्वेश्चन में गिवन ना हो तो भैया हमें फिर भी याद होनी चाहिए। -0.85 इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहाँ पे ट्रांजिशन लिख देता हूँ। कितने ट्रांजिशन है? फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड, दिस इज फोर्थ ट्रांजिशन, फिफ्थ ट्रांजिशन एंड सिक्स्थ ट्रांजिशन। यहां तक क्लियर है डायग्राम? Yes, sir. चलो लिखो भैया क्या क्या फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट वो बोल रहा है विच ट्रांजिशन, भैया विच ट्रांजिशन रिजल्ट्स इन emission of, which transition results in emission of wavelength 496 nanometers। सेकेंड वो बोल रहा है विच ट्रांजिशन, दो पार्ट्स हैं इसमें। फर्स्ट पार्ट बता दिया, सेकेंड पार्ट विच ट्रांजिशन corresponds to emission of maximum wavelength। चलो भैया ट्राई करो। एक मिनट। यार एक बार सब लोग चेक कर लो, सबको क्वेश्चन क्लियर है? Yes, sir. चलो पहला क्वेश्चन मैं ही सॉल्व करा रहा हूं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हो। तो देखो भाई सबसे पहली चीज हम लगाएंगे सबसे पहले यार अपना फ्रीक्वेंसी कंडीशंस। व्हाट फ्रीक्वेंसी कंडीशन? मैं लिखूंगा h न्यू इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। यार मेरे को बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ अ वेव? स्पीड ऑफ अ वेव c इक्वल्स टू Nu lambda. भाई वेरी गुड, न्यू लैम्डा।
तो मेरे को बताओ, अगर मैं न्यू की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो क्या मैं इसको c by lambda लिख सकता हूँ? C by lambda. Yes, sir. Yes, sir. भैया इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आने वाला है, ध्यान दे लो इधर। तो भैया इधर न्यू की जगह आप लिख दो hc by lambda इज इक्वल्स टू e2 माइनस e1। अब याद रखो ये hc की वैल्यू एक फिक्स है। hc आपको पता है c क्या है और h क्या है? h है प्लैंक कांस्टेंट, दैट Yes, इज sir. Planck's law. 6.634 into 10 to the power minus 34। और सॉरी ये प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, और c की वैल्यू कितनी होती है? 3 into 10 to the power 3 8। into 10 raised to power. तो यार जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे एक वैल्यू आएगी जो अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो आप उसको अज्यूम कर सकते हो 1240 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट नैनोमीटर। यूनिट भी याद रखना इसका, क्योंकि तभी तुम्हें पता चलेगा कहाँ कहाँ कन्वर्जन करना है, कहाँ कहाँ नहीं करना। तो HC की वैल्यू अभी हमेशा याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज करोगे आप। HC इज इक्वल टू 1240 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट नैनोमीटर। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देता हूं, भैया याद रखने वाली बात है। आ जाओ, अब बस क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो चुका है एक तरीके से। भैया यहाँ पे लिख दो HC की वैल्यू 1240 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट नैनोमीटर्स डिवाइडेड बाय, भैया चेक करो जो आपको वेवलेंथ दे रखी है क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में, मेरे को कितनी वेवलेंथ चाहिए? 496. 496 और नैनोमीटर्स में ही है। तो भैया ये तो अच्छी बात है, नैनोमीटर्स में है, क्योंकि मेरे को नैनोमीटर्स में ही चाहिए थी, अदरवाइज मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता था। इज इक्वल्स टू डेल्टा ई, E2 माइनस E1 को मैंने क्या लिख दिया? चेंज इन एनर्जी डेल्टा ई। तो नैनोमीटर कट गया, थोड़ा सा एक बार ऐसे कैलकुलेट कर लो, 1240 by 496, भैया कितना इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट आ रहा है? ये डेल्टा ई की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? 1240 डिवाइडेड बाय 496। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो हमारे पास आएगा 2.5 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। यहां तक प्लीज चेक करो, कोई डाउट है तो पूछ लो यहां तक पहले। Sir, crystal clear. डन, चलो बढ़िया। अब यार तुम्हें क्या चेक करना है, अब हर एक ट्रांजिशन को पकड़ो और चेक करो कौन से ट्रांजिशन का डिफरेंस 2.5 के बराबर आएगा। अब आपको क्या करना है, डेल्टा ई क्या था? ट्रांजिशन की एनर्जी का डिफरेंस, E2 माइनस E1। तो मैं कह रहा हूं अब बस ये चेक करो कौन से दो, मतलब कौन से ट्रांजिशन का डिफरेंस 2.5 आ रहा है। तो लेट्स चेक फर्स्ट वन। भाई फर्स्ट वन में एक है 0.85 और एक है 1.51। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं 1.51, और मैंने पहले बोला था आपको E2 माइनस E1 करना है, E2 एक्साइटेड स्टेट है, तो 0.85 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.51। अगर मैं इसको सॉल्व करूं क्या ये 2.5 के बराबर आएगा? भैया ये तो और भी छोटा हो जाएगा ना, एक माइनस में एक प्लस में है। तो भैया मतलब याद रखना फर्स्ट ट्रांजिशन तो नहीं है। सेकेंड ट्रांजिशन को पकड़ो, सेकेंड ट्रांजिशन है 0.85 प्लस 3.4। भैया चेक करना जरा, ये 2.5 के बराबर आ रहा है? ये डाउटफुल है। 2.89 आ रहा है। 2.89 आ रहा है, तो फिर तो ये भी नहीं है। थर्ड तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि थर्ड में तो 0.85 और 13.6, इनको अगर मैं सब्ट्रैक्ट भी करूंगा तो भैया ये तो आंसर कहीं ना कहीं 12 तक जाएगा, तो ये भी गलत है। फोर्थ वाला 1.51 एंड 3.4, भैया ये मैच कर रहा है। फिफ्थ मैच नहीं कर सकता, बिकॉज 1.51 एंड 13.6 का डिफरेंस 12 में जाएगा या 11 में जाएगा। सिक्स्थ वाला भी नहीं हो सकता, क्योंकि सिक्स्थ वाले के लिए 3.4 एंड 13.6 10 के अराउंड चले जाएगा। तो मतलब हमारा आंसर कौन सा है? हमारा आंसर फोर्थ ट्रांजिशन है। प्रूव भी करके देख लो भैया, फोर्थ ट्रांजिशन का निकालो। तो फोर्थ ट्रांजिशन के लिए हो जाएगा 1.51 माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया 3.4। तो प्लीज जरा इसको सॉल्व करो और चेक करो ये कितना आ रहा है। तो जैसे आप लोगों ने चेक कर लिया, ये आ रहा है भैया 2.55 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। तो हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है? फोर्थ ट्रांजिशन। क्या सबको समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है ये वाला क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, बढ़िया sir. बढ़िया।
अब सेकेंड पार्ट तो सबसे ज्यादा इजी है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, इसको भैया स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट भी है और सबसे ज्यादा इजी भी है। चेक कर लेना क्वेश्चन में हमेशा क्या पूछा है, मैक्सिमम पूछा है या मिनिमम पूछा है, क्योंकि इसमें गलती मत कर देना, मैक्सिमम पूछा है या मिनिमम पूछा है। तो आओ सॉल्व करना, बताता हूँ कैसे करेंगे सेकेंड पार्ट। भैया सेकेंड पार्ट अगर आप ध्यान दो, अभी मैंने आपको चेक करके बताया कि डेल्टा ई हमारे पास बेसिकली एच सी बाय लैम्डा के बराबर आ रहा है। तो अगर मैं एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन देखूं तो भैया डेल्टा ई और वेवलेंथ के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन है का मतलब अगर मेरे को वेवलेंथ मैक्सिमम चाहिए तो भैया हमारे पास डेल्टा ई कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, सबसे कम एनर्जी का डिफरेंस। तो यही चेक करो कौन से ट्रांजिशन में एनर्जी का डिफरेंस सबसे कम आएगा, सबसे कम। तो हमें साफ दिख रहा है सबसे कम तो इसी में आएगा ना, फोर्थ से लेके थर्ड वाले में 0.85 टू 1.51। Yes, sir. सबसे कम तो इसी में आएगा, तो बस आंसर मिल गया। क्या आंसर है इसका, फर्स्ट ट्रांजिशन। एक बार चेक करो, किसी को कोई पार्ट फिर से समझाना है तो बताओ। सिमिलरली क्वेश्चन में पूछा नहीं है, फिर भी मेरे को बता दो एक बार खुद से, अगर मैं मिनिमम वेवलेंथ पूछता तो कौन सा ट्रांजिशन करता, 3 वाला करता। लेट्स चेक। बिल्कुल भाई, 3 वाले के लिए सबसे ज्यादा डिफरेंस आता, बिल्कुल सही। तो हमारा फिर इस केस में हो जाता थर्ड ट्रांजिशन। बिल्कुल याद रखना है, जब फर्स्ट ट्रांजिशन और थर्ड ट्रांजिशन नहीं लिखोगे एग्जाम में, एग्जाम में आप प्रॉपरली मेंशन करोगे N4 से लेके N1 जो भी था वो। जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन क्या था, N4 से लेके N3 तक, ऐसे थर्ड ट्रांजिशन क्या था, N4 से लेके N1 तक। इस तरीके से क्लियरली मेंशन करना ताकि कहीं मार्क्स कटने के चांस ही ना रहे। Yes, sir. Done, sir. Yes, sir. चलो, तो अगर आपको अब इस टाइप के क्वेश्चन क्लियर है तो इस टाइप का क्वेश्चन एक और दे रहा हूँ, अब ये खुद से ट्राई करना है, सॉल्व करना Yes, sir. है। फिर से 4 4 भैया फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकंड ट्रांजिशन, थर्ड ट्रांजिशन, फोर्थ ट्रांजिशन, चाहे तो लिख लो यहाँ पे, फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकंड ट्रांजिशन, थर्ड ट्रांजिशन एंड फोर्थ ट्रांजिशन। ऑर्बिट हमें बोला हुआ ही है, ये N1, ये N2, ये N3 है और ये N4 है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है भैया, क्वेश्चन ध्यान से देख लेना। एक मिनट, मैंने कुछ गलती कर दी है, प्लीज 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 इसको ठीक करना पड़ेगा, एक मिनट। हाँ, ये एरो ऊपर की तरफ है। चलो क्वेश्चन, भैया क्वेश्चन कह रहा है कौन सा ट्रांजिशन corresponds to emission of photons of maximum energy, emission of photons of maximum energy। ऑप्शंस दे देता हूं, ऑप्शंस दे रखे हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकंड ऑप्शन है सेकंड ट्रांजिशन, थर्ड ऑप्शन है थर्ड ट्रांजिशन एंड फोर्थ ऑप्शन है फोर्थ ट्रांजिशन। चलो, which transition corresponds to emission of photons of maximum energy? ठीक है गायत्री, चेक करेंगे। भाई बाकी किसी का कुछ आंसर नहीं आया, सिर्फ एक ही आंसर आया है। ठीक है प्रतिभा, ऋतिका, डन।
कि आप सबको क्या हो गया है, धड़ल्ले से आंसर गलत दिए जा रहे हैं। चलो भाई, मेरे को लग रहा है आपको समझ में नहीं आया है क्वेश्चन। यार देखो, इस क्वेश्चन में जान पूछ के एनर्जीज नहीं दी हुई है ऑर्बिट्स की, नहीं तो आपको तो उसी वक्त पता चल जाता। तो एनर्जीज आपको खुद को लिखनी है, इसलिए मैंने कहा था याद तो रखनी पड़ेगी। तो अगर मैं एनर्जीज देखूं तो ये है -13.6। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट अगर कहीं लिखना भूल भी जाऊं तो समझ जाना इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में ही है। -3.4, -1.51 और -0.85। एक काम करो, सारे ट्रांजिशन के लिए जरा एनर्जी निकाल लो। जैसे अगर मैं फर्स्ट ट्रांजिशन के लिए बात करूं तो मेरे को बताना एनर्जी का डिफरेंस कितना आ रहा है फर्स्ट ट्रांजिशन के लिए। 1.51 प्लस, मतलब ये माइनस में 13.6, जरा बताना कितना आ रहा है। अब सब लोगों ने आंसर चेंज किया अपने, वेरी गुड। तो 13.6 और 1.51। अरे लेकिन फर्स्ट ट्रांजिशन कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है। एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है तो ये एमिशन थोड़ी करेगा, ये क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा। तो भैया आप सब लोग कैसे बता रहे हो फर्स्ट वाला तो 101% गलत ही है। क्या सबको क्लियर हुआ ये वाली बात? Yes, sir. डन। सिमिलरली डेल्टा ई निकालो सेकेंड ट्रांजिशन के लिए, तो -0.85 प्लस 1.51। जरा सॉल्व करके बताओ भैया ये कितना आ रहा है। अप्रॉक्स बता दो, जरूरी नहीं एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है। भैया ये कैसे कह रहे हो 1.34 आ रहा है, कैसी बातें कर रही हो ऋतिका मैडम। 1.51 माइनस 0.85, 0.76. 0.76। भाई मेरे हिसाब से तो 0.66 आ रहा है। 0.66 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। ऐसे ही डेल्टा ई निकालो थर्ड ट्रांजिशन के लिए, थर्ड ट्रांजिशन होगा -3.4 प्लस 13.6। तो साफ है ये कितना आ रहा है, +10.2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। ऐसे ही फोर्थ ट्रांजिशन के लिए और निकालो, फोर्थ ट्रांजिशन के लिए -0.85 प्लस 3.4। तो ये तो अभी हमने देखा ही था ना, ये कितना आ रहा था, ये चेक करो। 3.4 माइनस 0.85, 2.55 आया था। Yes, sir. अब Yes, मेरे को sir. बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी आपको किसमें दिख रही है, फर्स्ट वाला तो एप्लीकेबल ही नहीं है। सबसे ज्यादा Third एनर्जी का डिफरेंस थर्ड वाले में आ रहा है, तो Third थर्ड वाला करेक्ट होगा। आपको डायरेक्टली सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी यार, इतना तो मैथमेटिक्स आपको आना ही चाहिए कि भैया हम बेसिक कैलकुलेशन डिफरेंस चेक कर रहे हैं। 3.4 और 13.6, 10 का डिफरेंस, सबसे ज्यादा डिफरेंस यही देगा। तो पता नहीं आप सब लोगों ने फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट क्यों कहा था पहले। मेरे ख्याल से इसलिए कहा होगा कि आपने देखा इन दोनों का डिफरेंस सबसे ज्यादा आ रहा है, 12.9 समथिंग। लेकिन भैया इधर एरो ऊपर की तरफ है, तो इधर तो एमिशन हो ही नहीं सकता, इधर तो एब्जॉर्प्शन होगा। Yes, sir. डन। जैसे कंप्लीट हो जाए बताओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। Done, sir. डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करें, रिपीटिव है काफी। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया हमने लिया एक हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम। क्वेश्चन कह रहा है सेकंड लाइन, भाई ध्यान देना, सेकंड लाइन ऑफ बैल्मर सीरीज की वेवलेंथ हमें गिवन है। इसकी वेवलेंथ गिवन है 4861 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, आई रिपीट, सेकंड लाइन ऑफ बेलमर सीरीज की वेवलेंथ गिवन है 4861 आर्मस्ट्रॉन्ग। हमें क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन कह रहा है भैया फाइंड करो वेवलेंथ टू, दैट इज फर्स्ट लाइन ऑफ बेलमर सीरीज। कुछ गलत चल रहा है, एक मिनट रुकना तो चेक करने देना। फर्स्ट लाइन ऑफ बेलमर सीरीज, लेकिन ये किसी और उसके लिए होना चाहिए।
जतिन क्या कर रहे हो? मैंने तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं करा, तुमने आंसर क्या दे रहे हो? क्वेश्चन तो कंप्लीट होने दो दादा। हाँ भाई एक मिनट मेरे को चेक करने दो क्वेश्चन में पता नहीं क्यों डाउटफुल लग रहा है। सेकंड लाइन ऑफ बेलमर सीरीज की वेवलेंथ गिवन है, हमें फर्स्ट लाइन ऑफ बेलमर सीरीज की वेवलेंथ फाइंड करनी है। ओके क्वेश्चन सही है, यही फाइंड करना है हमें। क्वेश्चन समझ में आया है? रिपीट करूं? सर समझ में आ गया। डन। कि भाई बेलमर सीरीज में जो हमें मल्टीपल वेवलेंथ मिल रही है, तो मेरे को सेकंड लाइन की वेवलेंथ पता है 4861 एंगस्ट्रॉम। मेरे को फर्स्ट लाइन ऑफ बेलमर सीरीज की वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो चेक करो कैसे कैलकुलेट करोगे इसे। जतिन आप कह रहे हो 0.85 दे दी थी क्वेश्चन में, बैक स्लाइड में तो 0.85 दे दी है क्वेश्चन में। N4 की तो 0.85 ही तो होती है यार, N5 की 0.54 होती है। जतिन कहना क्या चाह रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आया। जतिन N1 के लिए -13.6, -3.4, 1.51, 0.85, फिफ्थ ऑर्बिट की आएगी -0.54। जतिन कोई डाउट है क्या? हाँ ठीक है, चलो तो आओ भाई इधर सॉल्व करते हैं कैसे करना है इस वाले क्वेश्चन को। भाई इधर हमें पता है 1/, वेवलेंथ मतलब वेव नंबर का जो मैं फॉर्मूला बता रहा था, क्या फॉर्मूला है भैया? फॉर्मूला है RZ स्क्वायर इनटू 1/n1 स्क्वायर, n1 माइनस ये चीज का। तो मेरे को बताओ, हम सेकेंड लाइन ऑफ बेलमर सीरीज की बात कर रहे हैं, तो सेकेंड लाइन ऑफ बेलमर सीरीज की बात कर रहा हूं, तो बेलमर सीरीज के लिए n1 की वैल्यू तो 2 हो गई, लेकिन सेकेंड लाइन तो n2 की वैल्यू कितनी होगी इस केस में? सेकेंड लाइन More than 4 होगी। भाई सेकेंड लाइन का मतलब क्या है? ये तो हो गया ग्राउंड स्टेट, n2 तो ग्राउंड स्टेट हो गया। अब n2 की वैल्यू अगर मैं 3 ले लेता हूं, तो ये इसका होगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट लाइन ऑफ बेलमर सीरीज। लेकिन अगर मैं n2 की वैल्यू 4 ले लेता हूं, तो ये होगा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सिमिलरली अगर मैं n2 की वैल्यू 5 ले लेता हूं, तो ये क्या बनेगा इसका? थर्ड एक्साइटेड स्टेट। क्या सबको ये बात समझ में आ रही है? यस सर। तो क्वेश्चन ने सेकेंड लाइन ऑफ बेलमर सीरीज बोला है, तो मतलब फर्स्ट केस में जो ये केस 1 है, इसके लिए बेसिकली n2 की वैल्यू 4 होगी। आई बात बची z की वैल्यू, तो हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू कितनी? 1। सिमिलरली आप लिखो 1/λ2, फिर से RZ स्क्वायर इनटू 1/n1 की वैल्यू तो फिक्स है, लेकिन अब फर्स्ट लाइन ऑफ बेलमर सीरीज के लिए n2 की वैल्यू कितनी लिखोगे? अब n2 की वैल्यू फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो कितना लिखूंगा यहाँ पे? 3। यार मेरे को लगा नहीं समझ में आया, क्या रिपीट करना है? रिपीट कर दो। ठीक है। भाई बेलमर सीरीज की अगर बात करें, इंफॉर्मेशन चेक करो, मैंने बोला था बेलमर सीरीज के लिए ग्राउंड स्टेट कौन सा ऑर्बिट होगा। जैसे ऐसे मैंने मल्टीपल ऑर्बिट्स ड्रॉ करे, 1 2 3 4 5 ऐसे मल्टीपल ऑर्बिट्स ड्रॉ कर दिए मैं कह रहा हूं क्या फर्स्ट ऑर्बिट हमारा ग्राउंड स्टेट होगा इसके लिए? नहीं। फर्स्ट ऑर्बिट ग्राउंड स्टेट किसके लिए होता है? लेमन सीरीज के लिए होता है, तो इसको तो काट ही दो, वो तो लेमन सीरीज के लिए होता है। बेलमर सीरीज के लिए ग्राउंड स्टेट n1 का मतलब ग्राउंड स्टेट होता है, मैं यहां लिख देता हूं, n1 का मतलब होता है भैया ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट कौन सा होगा भैया? n1 की वैल्यू 2, सेकेंड ऑर्बिट ग्राउंड स्टेट होता है। अब मेरे को बताओ इसके लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन हुआ? 3।
3। Three. तो अगर कोई लाइट रे 3 ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट तक आ रही है तो इसको हम कहेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ बेलमर सीरीज, फर्स्ट लाइन। इस वाले को हम क्या कहेंगे? फर्स्ट लाइन। सिमिलरली अगर कोई इलेक्ट्रॉन भैया फोर्थ ऑर्बिट से ट्रांजिट करता करता आ रहा है सेकंड तक, तो अब इसको क्या कहेंगे हम? सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। वेरी गुड, अब इसको हम कहेंगे सेकंड लाइन। सिमिलरली अगर कोई इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट से ट्रांजिट करते आ रहा है तो फिर भैया इसको क्या कहेंगे हम? थर्ड लाइन ऑफ बेलमर सीरीज। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाओगे। तो Yes, इधर sir. अब क्वेश्चन पे आ जाओ। फर्स्ट पार्ट देखो क्या दे रखा है, उसने बोला सेकंड लाइन ऑफ बेलमर सीरीज। तो इधर मैं लिखूंगा 1/λ1 r, z की वैल्यू 1 है हमें पता है, n1 की वैल्यू फिक्स है, n1 की वैल्यू कितनी है? 2, माइनस n2 की वैल्यू सेकंड लाइन के लिए कितनी लिखूं मैं? 4। एक बार चेक करो सबको समझ में आया या कुछ रिपीट करना है मेरे को? यहां लिख देता हूं, n1 की वैल्यू 2 है और n2 की वैल्यू 4 होगी फॉर सेकंड लाइन ऑफ बेलमर सीरीज। सिमिलरली 1/λ2 r z स्क्वायर, n1 की वैल्यू अभी भी फिक्स ही है, ये तो चेंज नहीं हो रही, लेकिन अब n2 की वैल्यू 3 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी 3 भैया? क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट लाइन ऑफ बेलमर सीरीज। इन दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो r z स्क्वायर कट जाएगा। λ1 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 4861, आपको बस λ2 निकालना है। भैया सॉल्व करो और मेरे को बताओ λ2 कितना आ रहा है। चलो सॉल्व करना आपका काम। और एक बार फिर से चेक करो, अगर अभी भी कुछ डाउट लग रहा है तो बताओ, मैं फिर से समझाता हूँ। सिर्फ 13124.7। 139 गलत आ रहा है। भैया इसका आंसर आना चाहिए 6562। आर्मस्ट्रॉन्ग। चलो मैं सॉल्व कराता हूँ भाई। 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 4। 1/4। 1/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। 1/15। ठीक है ना, 1/16 हो जाएगा। तो मैं यहाँ Yes. पे सॉल्व कर रहा हूँ। 1/λ1 आएगा, r z स्क्वायर की वैल्यू 1 ही हो गई। 1/4 माइनस 1/16, एलसीएम 16 ही आएगा इसका। 16 ऊपर चले जाएगा भैया हमारे पास 4 माइनस 1, तो बेसिकली ये आ रहा है हमारे पास 3r/16। सिमिलरली 1/λ2 की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो r 1/4 माइनस 1/9, इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम आएगा हमारे पास भैया 36। सर 18। 4 में 18 कहां से जाता है? 36 है। 36 आएगा, तो ऊपर जाएगा 9 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 5r/36। मैंने कहा था इन दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो λ2/λ1 जाएगा रेसिप्रोकेट होके, ये ऊपर आएगा 36 और इधर क्या बचेगा? एक मिनट प्लीज। तो ये हो जाएगा हमारा 36/5r और ऊपर जाएगा 3r/16। हाँ बिल्कुल सही। तो r से r कटा भैया, आगे फर्दर सॉल्व करो क्या क्या हो रही है ये वैल्यूज। मैंने सही लिखा है?
लैम्डा 2 की वैल्यू 5/36 और लैम्डा 1 की वैल्यू 16/3 r, तो ये r सही लिखा है। 20.20 अब लैम्डा 2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 36/5 × 16, ऊपर था 3 और इधर लैम्डा 1 मल्टीप्लाई कर दूंगा और लैम्डा 1 की वैल्यू 4861। अब इसको सॉल्व करो और चेक करो कितना आ रहा है आंसर। अब आंसर मैच करना चाहिए। तो ये आंसर भैया आ रहा है 6562.35, जिसको राउंड ऑफ करके हमने लिख दिया था 6562 आर्मस्ट्रॉन्ग। स्टेप समझ में आ गए हैं या कोई रिपीट करना है? चलो डन, गुड तनिष्का, बढ़िया बढ़िया भाई बढ़िया। ये सबका कंप्लीट हो जाए, डन। यस सर। फिर बाकी सबका भी हो गया, सिर्फ Yes, 3-4 बच्चे आजकल रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, डन। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करना। जतिन एक बार रिपीट करना। जतिन कहाँ से रिपीट करना है? ये वाला स्टेप समझ में आया जतिन? पूरा ही रिपीट करना है, ठीक है जतिन। जतिन देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, एक बार बस मेरे को और एक चीज बता दो, ये वाली इंफॉर्मेशन समझ में आई थी या ये वाली इंफॉर्मेशन भी समझ में नहीं आई? ओहो नेटवर्क प्रॉब्लम थी, तो ये भी नहीं सुना था। अरे जतिन जल्दी बता दो ना, ये वाला भी एक्सप्लेन करना है कि N1 N2 कैसे डिसाइड हुआ। ठीक है एक्सप्लेन करना, डन। चलो भाई वापस से एक बार प्लीज लोग समझ लो, डाउट है भैया अभी भी, उसका इश्यू था। जतिन मैं कह रहा हूं आपको याद रखना है सेकंड लाइन, फर्स्ट लाइन, थर्ड लाइन क्या क्या होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैं बात कर रहा हूं जैसे लेमन सीरीज के लिए। लेमन सीरीज के लिए ग्राउंड स्टेट कौन सा होता है? लेमन सीरीज के लिए ग्राउंड स्टेट N1 मतलब ग्राउंड स्टेट होता है। तो N1 की वैल्यू क्या होगी भाई? सब लोग बताओ। 1. भाई वेरी गुड, लेमन सीरीज के लिए 1 ग्राउंड स्टेट हमेशा 1 होता है। अब हमें चेक करना है एक्साइटेड स्टेट। तो मैं कह रहा हूं कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता हुआ आ रहा है 2 से 1 तक, तो ये अगर हमारा इलेक्ट्रॉन 2 से 1 तक ट्रांजिट करता हुआ आ रहा है तो ये चीज हमारी कहलाएगी फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज। फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज। सिमिलरली अगर कोई इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट तक ट्रांजिट करता आ रहा है तो फिर ये वाली चीज क्या कहलाएगी हमारी? Second line. सेकेंड लाइन। और एक लास्ट, अगर N2 की वैल्यू 4 ले लूं कि कोई इलेक्ट्रॉन 4 से 1 तक आ रहा है तो भैया फिर ये हमारा क्या कहलाएगा? थर्ड लाइन। थर्ड लाइन ऑफ लेमन सीरीज। तो मैं कह रहा हूं क्वेश्चन में बस यही चीज गिवन है। क्वेश्चन में लेमन सीरीज की जगह बोल दिया है बेलमर सीरीज। तो मैंने कहा बेलमर सीरीज के लिए ग्राउंड स्टेट क्या होता है? N1 2, और सेकेंड लाइन का मतलब एक्साइटेड स्टेट कितना होना चाहिए? सेकेंड लाइन 4। सिमिलरली फिर से ग्राउंड स्टेट होगा 2, लेकिन फर्स्ट लाइन के लिए मैं क्या कहूंगा इधर? N2 की वैल्यू कितनी? 3। एक मिनट दो भाई, एक मिनट, गेटिंग मोर अर्जेंट हो, एक मिनट। जतिन यहाँ तक की बात क्लियर हुई? यस सर। डन। अब जतिन बस हमारे पास जो फॉर्मूला था ना, या फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ कि 1/λ इज इक्वल्स टू RZ² डिवाइडेड बाय 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। बस इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। तो केस 1 1/λ1, 1/N1 की वैल्यू 2, N2 की वैल्यू 4, 1/λ2 1/N1 उसकी वैल्यू 2, 1/N2 N2 की वैल्यू 3।
इन दोनों इक्वेशंस को मैंने डिवाइड कर दिया, r z स्क्वायर हो गया। देखो इधर मैंने सॉल्व किया हुआ है। 1/λ1 मैंने सॉल्व किया तो आया 3r/16, क्योंकि z की वैल्यू 1 रख दी है मैंने। 1/λ2 को सॉल्व किया तो 5r/36। इन दोनों को डिवाइड किया, λ1 की वैल्यू गिवन थी, सॉल्व कर के हमारे पास आंसर आया 6562 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब जतिन बताओ, अब क्लियर है पूरा क्वेश्चन? Yes, sir. Thank you, sir. ओके, चलो भाई आ जाओ सब लोग। जतिन इसको बाद में नोट डाउन कर लेना, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास डबल आयनाइज्ड लिथियम एटम है। डबल आयनाइज्ड लिथियम है, इसकी जो एनर्जी है हैज सेम एनर्जी एज ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। बस ये चीज पूछी है कि डबल आयनाइज्ड लिथियम एटम का कौन सा एनर्जी लेवल होगा जिसकी एनर्जी सेम होगी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक बार ये भी चेक करो क्वेश्चन क्लियर है या कुछ रिपीट करो इसमें। एक बार बाकी क्लियर है। ठीक है, बाकी एक बार रिपीट कर देता हूँ। यार हम कह रहे हैं कि लिथियम का कोई ना कोई एक ऑर्बिट है जिसकी एनर्जी जो है वो हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट से मैच करती है, मतलब सेम। हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या हो गया भैया, हाइड्रोजन की Z की वैल्यू कितनी होती है 1, और हाइड्रोजन में एक ही ऑर्बिट होता है तो उसके लिए ग्राउंड स्टेट क्या हो गया 1। तो हाइड्रोजन के जो ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी है 1, वो लिथियम एटम के कौन से ऑर्बिट की होगी, आपको ये बताना है। भाई तनिष्का बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है। भाई बच्चों की वो कैसे होती जा रही है। नहीं भाई इधर देखो, सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करना है। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। वो कह रहा है कि भैया दोनों की एनर्जी सेम है तो कौन से ऑर्बिट में दोनों की एनर्जी सेम होगी, तो इधर मैं लिखूंगा Z ऑफ लिथियम डबल आयनाइज्ड इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका जो भी ऑर्बिट होगा, मुझे नहीं पता इसका कौन सा ऑर्बिट है, इज इक्वल्स टू, इधर लिखूंगा Z ऑफ हाइड्रोजन इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय, भैया इधर इसके ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं तो इधर हमारा हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट क्या है 1 का स्क्वायर। एक बार चेक करो सबको ये स्टेप समझ में आ रहे हैं? यस सर। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर रखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर रखो। मैंने ग्राउंड स्टेट की बात तो कर ही दी है इधर कि ग्राउंड स्टेट क्या होगा और n की वैल्यू निकालनी। तो भैया सबको पता होगा लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9/n स्क्वायर इज इक्वल टू हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और नीचे भी 1, तो बेसिकली n स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9, तो n की वैल्यू कितनी होगी 3। तो लिथियम के थर्ड ऑर्बिट एंड दी हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी मैच सेम। यस सर। Yes, sir, done. डन सर। डन है, चलो भैया बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा शायद से आपको डिफिकल्ट सा लगे क्योंकि ये 2 चैप्टर का मिक्स क्वेश्चन है। ये ड्यूअल नेचर एंड एटम्स दोनों का मिक्स क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। चेक कर लेते हैं, बाकी मैं सारी इंफॉर्मेशन लिख देता हूं, आप चेक करना।
भैया हमारा एक इलेक्ट्रॉन है जो ट्रांजिट कर रहा है फ्रॉम n1 से लेके n2 तक, ये हमारा ट्रांजिशन है। बिल्कुल गणेश, सिंपल है, वैसे कोई डिफिकल्ट नहीं है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ये हमें दे रखी है 9 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। पहले मेरे को सारी वैल्यूज लिखने तो एक काम करो, उसके बाद आप अपने आप सॉल्व कर लेना। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और भैया यहाँ पे डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या हो रहा है ये चीजें। चलो भाई, लेट मी एक्सप्लेन। यार क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास, जैसे मैंने कहा, कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो n3 से लेके n1 तक ट्रांजिट कर रहा है, हाइड्रोजन एटम का। तो हाइड्रोजन एटम के लिए यहाँ पे एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, और थर्ड ऑर्बिट के लिए कितनी होती है? -1.51 इलेक्ट्रॉन। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर रहा है तो हमें पता है ना ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकालेगा। Yes, तो sir. भैया ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स निकली ना, वो हमने एक मेटल शीट के ऊपर फॉल डाउन करा दी, मेटल शीट के ऊपर। अब जब हमने इसको एक मेटल शीट के ऊपर फॉल डाउन कराई, आपको याद है मैंने आपको डिफरेंस लिखवाया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्क फंक्शन एंड आयनाइजेशन एनर्जी? भैया कुछ याद है या नहीं? Yes, sir. लग तो नहीं रहा। भैया वर्क फंक्शन था कि एक ऐसी एनर्जी प्रोवाइड करना जिससे इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ एटम से ही नहीं बल्कि मेटल सरफेस से ही फ्री हो जाए, वो मेटल सरफेस के ही बाहर निकलने लग जाए। तो इधर यही हो रहा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस मेटल शीट पे फॉल डाउन कर रही है, तो इस मेटल शीट को वर्क फंक्शन मिल रहा है, और वर्क फंक्शन मिलते ही इस मेटल शीट से क्या बाहर निकल के आने लग जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। अब जो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ रहे हैं, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है। इनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है? 9 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। एक बार चेक कर लो अच्छे से, क्या सबको क्वेश्चन क्लियर हुआ है? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. डन। Yes, तो पहले sir. क्वेश्चन लिख लो ये पूरा और चेक कर लो क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है, उसके बाद आगे की बात करेंगे। मेरे को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फाइंड करनी है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है अभी वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये चीज मैं डुअल नेचर में फिर से पढ़ाऊंगा, ताकि एक बार क्विक देख लेना थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है। Yes, sir. चलो तो आओ भैया समझो पहले थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट। अगर आपको फिर से याद दिलाना पड़ेगा मेरे को कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयनाइजेशन एनर्जी एंड वर्क फंक्शन, एक बार प्लीज बिल्कुल ईमानदारी से सब लोग बताओ, सबको याद है या मेरे को रिवाइज कराना है ये कि आयनाइजेशन एनर्जी और वर्क फंक्शन में क्या डिफरेंस है? भाई कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। No, sir. ठीक है, तो भैया आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी थी जो हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन को देनी है, कम से कम एनर्जी जो हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन को देनी है, ताकि बस वो ऑर्बिट से फ्री हो जाए, वो एटम से बाहर निकल जाए, लेकिन रहेगा सरफेस के अंदर ही। जैसे मैंने आपको बोला था कि ये एक मेटल शीट अज्यूम कर लो, इस मेटल शीट के अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बस मैं चार्ज को भैया इसके एटम से फ्री करा के इस मेटल शीट के अंदर ही घुमा रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा रहा हूँ, तो वो होगी आयनाइजेशन एनर्जी। और आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली क्या होता है? माइनस नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, नेगेटिव ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी नेगेटिव में आती है, तो उतनी ही एनर्जी अगर मैं और प्रोवाइड कर दूं तो हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी मिल जाएगी? 0, और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। जैसे भैया हमें पता है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए कितनी है एनर्जी? 13.6। तो अगर मैं इतनी ही एनर्जी दे दूं तो टोटल एनर्जी कितनी मिल जाएगी? 0।
तो इलेक्ट्रॉन मतलब हमारा ऑर्बिट से फ्री हो गया, एटम से फ्री हो गया। लेकिन वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन है मिनिमम एनर्जी जिससे हम इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकाल सके। मतलब मैं अब इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर ही नहीं, इससे भी बाहर निकाल रहा हूं। तो जब मैं इलेक्ट्रॉन को इससे बाहर निकालूंगा तो इसके पास शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये किस टाइप की बॉडी बन जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगी। चीजें याद आ गई? Yes, sir. भैया अब याद रखना, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? वर्क फंक्शन इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा नॉट। एच सी बाय लैम्डा नॉट। चेक करो एक बार, यहां तक क्लियर है ये? यहाँ पे लैम्डा नॉट क्या है? लैम्डा नॉट होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। मतलब मिनिमम जो लाइट रे फॉल डाउन कर रही है इस प्लेट के ऊपर, जो लाइट रे इस प्लेट के ऊपर फॉल डाउन कर रही है, उसकी मिनिमम वेवलेंथ जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लग जाए, जिससे मिनिमम उसको वो एनर्जी मिल जाए। तो मेरे को बताओ, हमारे पास जो इंसिडेंट सॉरी, अब इधर कॉन्सेप्ट समझ लो, ये डुअल नेचर में मैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ाऊंगा। भाई हमने क्या किया, यहाँ पे कोई भी यूवी लाइट रेज फॉल डाउन कराई इस मेटल शीट के ऊपर। अगर यूवी रेज आ रही है तो यूवी रेज अपने साथ क्या लेके आएगी? यूवी रेज अपने साथ एनर्जी लेके आएगी। क्या ये चीज समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. तो इसको हम कहेंगे एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। यूवी रेज के अंदर फोटॉन्स होंगे तो हम कहेंगे एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। अब अगर जैसे आपको याद हो, मैंने आपको है ना वो पढ़ाया है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में मैंने Yes, कहा था sir. कि ये लाइट रे है जो इंसिडेंट हो रही है। तो ये लाइट रे किस किस चीजों में यूटिलाइज हो रही है? इंसिडेंट एनर्जी किस किस चीज में यूटिलाइज होती है? भैया कुछ पार्ट इसका क्या कर जाता है? Reflect. कुछ पार्ट क्या कर जाता है? Reflect. और कुछ पार्ट क्या कर जाता है? Absorb. भाई वेरी गुड। इधर भी थोड़ा सा यही चीज समझो कि हमारे पास ये जो एनर्जी इंसिडेंट हो रही है ना, ये दो चीजों में यूटिलाइज होगी। कौन सी दो चीजों में यूटिलाइज होगी? प्लीज ध्यान से समझो। E इंसिडेंट इज इक्वल टू, सबसे पहले तो वो मेटल को वर्क फंक्शन प्रोवाइड करेगी, मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड करेगी। फिर जो बची कुची एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करेगी काइनेटिक एनर्जी। जैसे एग्जांपल, इस मेटल के लिए वर्क फंक्शन कितना है? सपोज मैंने कहा 10 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है सपोज, लेकिन इंसिडेंट फोटोन के पास कितनी एनर्जी है? सपोज 15। तो क्या हुआ होगा भाई? मेटल को तो सिर्फ 10 की एनर्जी चाहिए थी, लेकिन मैंने दिया 15। तो 10 वाली एनर्जी से तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो जो बाकी बची हुई 5 है उसका क्या काम होगा? वो इलेक्ट्रॉन को क्या प्रोवाइड कर देगी? काइनेटिक एनर्जी। अब एक बार फिर से चेक करो भैया, पूरा आराम से, तसल्ली से, और मेरे को बताओ किस किस को क्या क्या चीज नहीं समझ में आई है। कुछ रिपीट करना है क्या? No, sir. भैया सबको क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट? Yes, sir. डन। अब एक चीज देखो, वर्क फंक्शन और वेवलेंथ के बीच में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। Inverse. इनवर्स रिलेशन है। तो आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। वर्क फंक्शन और वेवलेंथ के बीच में इनवर्स रिलेशन है। तो अगर मेरी वेवलेंथ वर्क थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा हुई तो उस केस में क्या होगा? जो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन है वो वर्क फंक्शन से कम हो जाएगी। अगर वो वर्क फंक्शन से कम हुई तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा या नहीं? No, sir. जैसे वर्क फंक्शन इधर 10 है लेकिन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन 9 है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएगा? नहीं। No, तो इधर sir. इधर आंसर आएगा नो एमिशन। तो याद रखना, हमारी जो वेवलेंथ है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए। अगर हमारी वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होगी तो ऑटोमेटिकली हमारी इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी, और उस केस में हमारा इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। यहां तक प्लीज नोट डाउन कर लो। अब मैं आपको फाइनल न्यूमेरिकल का सोल्यूशन बता रहा हूँ, सिंपल सा सोल्यूशन। इस पूरे को नोट डाउन कर। Done.
ये वाला भी नोट डाउन हो गया है? Yes, sir. चलो तो मैं एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। भैया क्वेश्चन में फिर से वापस से जाओ क्या क्या कर रहा है। उसने बोला N2 से N1 इलेक्ट्रॉन जो आया उसकी एनर्जी ट्रांजिशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में गई। तो सबसे पहले तो भैया ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट की कितनी एनर्जी है वो कैलकुलेट करेंगे। तो आओ भैया यहाँ पे कर रहा हूँ सोल्यूशन। हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। तो हमारे पास उसके लिए करना पड़ेगा E2 माइनस E1। E2 हमारा है थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी। थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी कितनी हो गई भैया? -1.5 प्लस, क्योंकि माइनस माइनस E1 की वैल्यू कितनी? 13.6। जरा इसको सॉल्व करके बताओ ये कितना आ रहा है? 12.09. 12.09। Sir, 12.1 आ रहा है भैया। Yes, मैं sir. तुम्हारे हिसाब से चल रहा हूँ। 12.1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। तो इतनी एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में गई। ये काम हो गया। अब इक्वेशन 12.09 आ रहा है. Sir, 1 आ रहा है. यार हद हो गई। मतलब अब ये भी बताना पड़ेगा 13.6 1.51। तो भैया बिल्कुल ये इधर 0 ये 10 12.09 आ रहा है। अब फॉर्मूला यूज करूंगा E इंसिडेंट इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो E इंसिडेंट मिल गया 12.09। वर्क फंक्शन हमें कैलकुलेट करना है और क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी दी थी 9। तो बताओ वर्क फंक्शन कितना आ गया? 12.09 माइनस 9 कितना आ गया? ये 09. 3.09। लास्ट है मेरे को तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैलकुलेट करना था। तो W0 इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा नॉट। अगर आपको याद हो मैंने आपको hc की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले ही बताई थी। 1240. वेरी गुड। इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट। तो लैम्डा नॉट हो जाएगा 1240 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट नैनोमीटर्स डिवाइडेड बाय 3.09 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट कटेगा तो आपके पास जो वेवलेंथ आएगी वो नैनोमीटर्स में आएगी। तो इसको सॉल्व करके चेक करो कि आंसर भैया कितना आ रहा है। 1240 डिवाइडेड बाय 3.09। देखो आपको शायद से ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा हो लेकिन ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। एक्चुअली बस प्रीवियस चैप्टर से लिंक है जो मैंने अभी आपको कराया नहीं था, ड्यूअल नेचर। भाई बिल्कुल धनेश का आपका आंसर सही आ रहा है लेकिन हमें नैनोमीटर्स में बात करनी थी। तो ये आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 401 नैनोमीटर्स। बाकी आपने आंसर सही दिया 4 × 10⁻⁻7। ये भी चलेगा। एक बार चेक कर लो पूरा शुरू से लेके अब तक इस वाले क्वेश्चन में, और कुछ डाउट है तो पूछ लो। आज के लिए इतना ही। दैट्स इट। नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ड्यूअल नेचर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।